दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में 2025 का और लास्ट पेपर। इसके बाद आप चाहोगे तो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लाऊंगा। मैं आपको अगर 5 मॉडल पेपर मस्त करवा दूंगा साइंस के, एक क्वेश्चन उस मॉडल पेपर के बाहर से नहीं आएगा। 5 मॉडल पेपर, सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से ही फंस जाएंगे भैया। लेकिन बस वही याद रखिएगा, वो 5 मॉडल पेपर मैं अपने हिसाब से अरेंज करूँगा, अपने हिसाब से बनाऊँगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे। अगर मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ चाहिए भैया, तो फिर मॉडल पेपर आपके लिए मैं बनाऊँगा। ठीक है, पहले नंबर पर बात करते हैं, गलेना किस धातु का अयस्क होता है? गलेना मेरे भाई सिंपल सी बात है, पीबी यानी लेड का अयस्क होता है। कॉपर का आपको मैंने बताया है, कॉपर पायराइट होता है, कॉपर ग्लांस होता है और क्यूप्राइट होता है। जिंक के लिए भी मैंने आपको बताया था और लोहे के लिए भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैं आपको सारे करवा चुका हूँ ऑलरेडी। हैं क्या बोल रहा है, बताओ भैया जल्दी, एक बार करवाए नहीं है क्या? ये वाले तो करवाए हैं ना मैंने, इसके जिंक के लिए और ये सारे के लिए। सबके अलग अलग कौन से होते हैं? जिंक का याद नहीं है? अरे भैया जिंक का पायराइट मैंने आपको लिखवाया था, जिंक के लिए पायराइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट और क्यूप्राइट, 3 ये करवाए थे। लोहा के लिए याद करो, हेमेटाइट आपको करवाया था, मैग्नेटाइट आपको करवाया था, इसके 2। और ये लेड के लिए आपको मैंने इसका गलेना करवाया था। तो आपको ऐसा तो कुछ इसमें भैया है नहीं जो मैंने आपको नहीं करवाया। सारी बातें मैंने, अगर आप 2021 का पेपर देखोगे आपकी सारी चीज़ें भैया क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने 2021 के पेपर का सोल्यूशन मेरा देखा है, मैंने उसमें इतना ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन करवाया, मात्र एक ही वो डिटेल करवाया है मैराथन से पहले। बाद में मैराथन हो गई तो उसके बाद इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं हाई फाई कराने की। मैराथन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, मैग्नीशियम का भी मिल जाएगा। मैग्नीशियम का अगर आपको याद होगा, डोलोमाइट पूछा गया है 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में, वो भी करवा दिया ऑलरेडी, सब करवा दिया है। ठीक है, वातावरण और जीवधारियों के बीच पारिस्थितिक संबंध बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं भैया? पारिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम, इसी को बोलते हैं। शुरुआत इसी से करते हैं हम लोग। ठीक है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचालक सेल को हम लोग दोबारा करते हैं, सीसा संचालक सेल को, क्योंकि ये हमारा द्वितीयक सेल होता है। कौन सा वाला है? द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, नोबेल गैस का उदाहरण बताइए निम्नलिखित में से भैया। तो रेडान एक नोबेल गैस होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। सर्वाहारी जंतु पूछ रहे हैं आप, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं? तो भैया जो दोनों प्रकार का, शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। जैसे कुत्ता हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, आ जाओ 5वें नंबर पे जल्दी से। बोला कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा क्या होता है? आई क्या होता है? आई किसको किसको याद है? आई बराबर Q/T, यानी एकांक समय में बहने वाले आवेश को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। देखो, एकांक समय मतलब T में प्रवाहित आवेश मतलब Q को ही हम क्या बोलते हैं? धारा, यानी I। इसका मात्रक एम्पियर होता है और कूलाम पर सेकंड भी होता है। तो हमें याद रखने दोनों, ऐसा ही मात्रक भी हमें याद रखना है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंग। अवशेषी अंग मतलब वे अंग जिनकी संरचनाएं हैं, जिनका पहले प्रयोग होता था, फिर प्रयोग नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये खत्म हो गई। मतलब अब इनका यूज नहीं तो फिर क्या ही होना है इसमें, तो ये गायब ही हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। हाँ, लेमार्क बात ने भैया ये बोला, ठीक बात है, सही बात है। चलो बात करते हैं अवशेषी अंग मेरे भाई, बात करते हैं। तो अपेंडिक्स हो गया और कोक्सीक्स हो गया, मानव के शरीर के 2 अवशेषी अंग। ठीक है, बाकी अकल दाढ़ आपने सुना है, एक वो पूँछ वाली, पूँछ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वही कोक्सीक्स है। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा है कि सोडियम धातु की जल से क्रिया कराने पर रासायनिक समीकरण क्या बनता है? भैया देखो, बड़ा सिंपल है। अगर आप सोडियम की 2 मॉलिक्यूल्स लेके जल से अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज़ हो जाएगी। सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ से मेरे भाई क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। चलिए, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्य, कोई ज़रूरत नहीं इतना भैया, 4 5 उद्देश्य आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, याद है ना भैया आपको। आगे बात करते हैं। एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? अगर आपसे पूछा जा रहा है तो एड्स मेरे भाई HIV के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, याद है ना आपको मेरे भाई सारी बातें। किस परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित होती है? तो आवेश की मात्रा की गणना यहाँ पे लिखा 5 एम्पियर, यानी I का मान आपको कितना दे रखा है? 5।
1 घंटे के लिए, मतलब यहाँ पे आपको जो समय दे रखा है, समय वो क्या दे रखा है 1 आवर्स, पर हमें पता है समय सेकंड में लेना होता है, 3600 सेकंड। कोई दिक्कत? आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आवेश की गणना मतलब क्यू बताना है। आपने फार्मूला पर पढ़ा था EI बराबर Q अपॉन T, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। बस दोनों का गुणा करा दो, 3600 का गुणा भैया 5 से करा दो, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3600 का गुणा 5 से कराने पे आपका आंसर आएगा 18,000 कूलाम। ठीक, कोई समस्या? लिखा गया है कि जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक वो सभी जीवित प्राणी, हमेशा सारे जैविक घटक होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं दुनिया के सब जैविक घटक हैं। फिर घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कर दो भैया। जैविक घटक कौन कौन से? पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। याद होगा अगर आपने हमारी मैराथन क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, उपभोक्ता क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, तृतीयक उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है। उत्पादक आपके पेड़ पौधे हो जाएंगे, उपभोक्ता में आपके वो जीव जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, अपघटक में आपको जो सड़े गले मांस में कवक, शैवाल, फफूंदी ये सब खाते हैं। ठीक है, उत्पादन वे पदार्थ भोजन को भी आपको सारी बातें मैं करवा चुका हूँ, आप इसको एक बार देख लेना, आपका मन है तो आप इसे पढ़ सकते हो। उपभोक्ता के प्रकार, प्राथमिक में जो पेड़ पौधे खाएंगे, द्वितीयक में जो प्रथम उपभोक्ता को खाएंगे, तृतीयक में जो द्वितीय उपभोक्ता और प्रथम उपभोक्ता सबको निपटा जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग तो बात करेंगे आगे आके अपने अगले प्रश्न की तरफ। हीमोफीलिया रोग के कारण एवं लक्षण भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा भी रखा है, एक बार दोबारा इसको देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हीमोफीलिया रोग के कारण तथा लक्षण की बात करें तो हीमोफीलिया सबसे पहले बात करेंगे, ये एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार होता है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है, जमता नहीं है ब्लड, खून निकलता है, शरीर में रक्त का थक्का बनाने की समस्या हो जाती है, आमतौर पर पुरुषों को प्रभावित करता है। ठीक है, हीमोफीलिया के कारण की अगर हम बात करते हैं तो वंशानुगत भी हो सकता है, थक्के बनाने वाले कारकों की कमी, जैसे कि भैया आपको फैक्टर में याद होना चाहिए, एक कैल्शियम की बात हो रही थी, विटामिन के की बात मैंने आपको बताई है पीछे। ठीक है, उसका अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। हीमोफीलिया अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण भी थक्के नहीं बनते हैं, थक्के बनाने वाले कारकों में जीन प्रभावित हो जाएंगे। उत्परिवर्तन में क्या होता है, उत्परिवर्तन में एक नई तरीके की प्रजाति तैयार करने का काम होता है, मतलब थोड़ा परिवर्तन होना अपने जीन में, तो वही अगर जीन में परिवर्तन होगा तो उससे भी दिक्कतें हो जाती हैं। हीमोफीलिया के लक्षण क्या होते हैं, अत्यधिक खून बहना, कट जाएगा तो फिर उसमें रक्त की पपड़ी नहीं पड़ रही, लंबे समय तक खून निकल रहा है। चोट लग रही है तो बिना किसी कारण के छोटे जो चोटें हैं वो बड़ी और गहरी दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि उनमें ब्लड जो है सर्कुलेट रुकता है नहीं भैया खून उसका, तो खून निकलता रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। जोड़ों में दर्द और सूजन की दिक्कत भी हो जाती है। मांसपेशियों में सूजन और असुविधा का कारण हो सकता है, साथ में अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे दंत प्रतिक्रियाओं में सर्जरी के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव होते रहना, अचानक नाक से खून आना, मूत्र या मल मार्ग में रक्त आना। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ और दोष बताइए। देखो पहले नंबर पे तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ और दोष का वर्णन हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं। नंबर 1, तत्वों के गुणों का अध्ययन आसानी से हो जाएगा, सहायता देगा, नए तत्वों को खोजने में मदद करेगा कि भैया इस तरीके के लक्षण वाले तत्व हैं, कहाँ मिलेगा, गए ढूंढ लिया जाके। तीसरा, एक तत्व के गुणों के आधार पर दूसरे तत्व के गुणों की व्याख्या की जाएगी, एक तत्व में पता चल जाए उसी की तरह दूसरे गुण होंगे, ये अब खुद से समझ लेंगे। संदिग्ध परमाणु भारों का शोधन करने में ये मदद करेगा, साथ ही साथ एक ही समूह में तत्वों के विभिन्न समूहों के तत्वों के साथ में एक संबंध स्थापित करेगा और उस सहसंबंध का बोध हो जाएगा, और इस अनुसंधान में भी हमें सहायता इससे मिल जाएगी। लेकिन अब दोष देखिएगा क्या है, दोष समझिएगा। हाइड्रोजन का कोई भी सुनिश्चित स्थान नहीं होना, पहली दिक्कत। एक तत्व को दूसरे तत्व में जाने पर परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि नियमित नहीं थी, कभी कम कभी ज़्यादा वाली समस्या। समस्थानिकों के लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, तो उनके लिए कहीं जगह नहीं स्पेसिफिक है। ठीक है, दूसरा बात, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ भी रखा गया है, कहीं कहीं समान गुणों वाले तत्व अलग अलग भी हो जा रहे हैं कहीं कहीं। बाद में खोजे गए जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं, उनके मौजूद तत्वों का आवर्त सारणी में कहीं पर उनके लिए एक सही स्थान नहीं देखा जा रहा है। समझ में आ रही बात भैया, तो उन तत्वों को स्थान में नहीं देखा जा सकता है आवर्त में सही जगह पे। ओम का नियम आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ये बराबर आई आर, अगर आपको याद होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आर बराबर वी अपॉन आई, हमने क्वेश्चन भी किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है। ठीक है, धातु अधातु का अंतर मैंने आपको कल या परसों वाले पेपर में ही करवाया है, बिल्कुल आपका समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी आ जाओ। लैमार्कवाद और डार्विनवाद के सिद्धांतों का प्रमुख अंतर क्या है। देखो लैमार्कवाद जो है वो क्या बोलता है,
डार्विनवाद जो है उनमें सिद्धांत में अंतर क्या है? लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद के सिद्धांतों में मुख्य अंतर यह है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों विकास के ही सिद्धांत देते हैं, पहली बात। लेकिन उनमें मुख्य अंतर यह है कि लैमार्कवाद अर्जित लक्षणों की बात करते हैं, अर्जित, और जबकि अगर आप डार्विनवाद की बात करें तो ये प्राकृतिक चयन का बात करेंगे। ये बोलेंगे कि प्रकृति के हिसाब से लोगों को अपनी अनुकूलता बनानी पड़ेगी। और लैमार्कवाद बोलेंगे कि अपने आप में खुद में चेंजेस ले आओगे, अगर तुम कोई चीज़ यूज करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी, नहीं यूज करोगे तो कम हो जाएगी, एक तरीके से परिवर्तन आपके अंदर ही होगा। ये वाली बात कौन कहता है? लैमार्कवाद करते हैं। आगे बात करते हैं अर्जित लक्षणों की बात अगर हम करें तो इसमें क्या मतलब हुआ, समझिएगा ज़रा। लैमार्कवाद में अर्जित लक्षण की अगली पीढ़ी को पारित किया जाता है, जबकि डार्विनवाद में केवल वंशागत विविधियों के बारे में ही आगे पारित किया जाता है। पर्यावरण का प्रभाव देखें तो लैमार्कवाद में पर्यावरण का प्रभाव सीधे जीवों के विकास को प्रभावित करता है, जबकि अगर डार्विनवाद में बात करें तो पर्यावरण केवल विविधताओं को चुनता है, सबसे अच्छी तरह से उसे अनुकूलित करता है। विकास की गति से बात करें तो लैमार्कवाद में विकास की अगर हम बात करते हैं भैया तो ये अपेक्षाकृत तेज़ी से होता है, क्योंकि अर्जित लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी तक पारित किया जाता रहता है, जबकि डार्विनवाद में विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है, क्योंकि केवल वंशागत विविधताओं के आगे पारित किया जाता है। तो यहाँ केवल वंशागत हो रहा है, वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए विकास हो रहा है। रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं भैया? मैंने आपको बताया, लाल, सफ़ेद और प्लेटलेट्स। उनके नाम तीनों को हमने लिखने आपको बता दिए। रुधिर कणिकाओं का काम भी बताया, लाल का काम क्या होता है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया श्वेत का काम क्या होता है, शरीर की रक्षा करना, जीवाणु नष्ट करना, एंटीबॉडी उसी से बनाई जाती है, उसमें केंद्रक होता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का कहाँ बनती है? यकृत में, भ्रूण में बनती हैं, और अस्थि मज्जा में आपकी वयस्कों में बनती हैं। तो अगर आपको याद होगा भैया तो मैंने आपको ये सारी बातें ठीक है भैया। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।